बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर में नेक्स्ट टॉपिक बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। कोई भी बहुलक हमने बनाया, जैसे बहुलक हमने बहुत सारे पढ़े थे, पीवीसी पढ़ा हमने, पॉलीएथीन पढ़ा और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पढ़ा, बहुत सारे पढ़े। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, हम इसमें आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें, वो चीज़ हमें देखनी है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि कम से कम कितने अणु होते हैं, 100 अणु, 200, 400। जैसे हम कहते हैं मैथीन का अणुभार कैसे निकालते हैं, कार्बन का अणुभार प्लस 4 हाइड्रोजन का अणुभार। अब मान लीजिए हमें किसका निकालना है, नायलॉन 6 का निकालना है। इसका आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालें, तो नायलॉन 6 की जैसे एक इकाई है, इसमें दो होती है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरी होती है एडिपिक अम्ल। इसमें दो प्रकार की एक इकाइयाँ होती है, ए और बी। मान लीजिए किसी भी एकलक, इसमें जितनी भी अपनी ए एकलक इकाइयाँ होंगी उसका अणुभार प्लस बी एकलक इकाइयाँ प्लस उनका अणुभार। जैसे मान लीजिए ए के अणु इसके अंदर कितने आए, 100 अणु तो ए के आए और 100 ही अणु किसके आए, बी के आए। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए का अणुभार कितना है हमारे पास ए का अणुभार 20 है और बी का अणुभार कितना है, 15 है। तो हम कैसे करेंगे, अणु कितने हैं संख्या 100, एक का कितना है 20, तो 100 का कितना हुआ 100 गुणा 20। इसी प्रकार से बी एकलक इकाई है जिसके अणु कितने हैं 100, अणुभार कितना है 15। तो हमने क्या करा, 100 गुणा 20 करा तो कितना आ गया हमारे पास 2000 प्लस 1500 और हमने इसको जोड़ के कितना निकाल दिया 3500। इसी तरह से निकालेंगे हम। अब हमने तो एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कोई भी अपना पॉलीमर है और उसके अंदर एकलक इकाइयाँ कितनी है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक होता है संख्या औसत अणुभार, दूसरा होता है भार औसत अणुभार। सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, संख्या औसत। तो पहला एग्जाम्पल क्या है अपना, पहला जो अपनी प्रक्रिया है, तो मैं ये कह सकती हूँ बहुलकों का आणविक द्रव्यमान दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। वो दो है संख्या औसत अणुभार और दूसरा होता है भार औसत अणुभार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, अभी क्या सीख रहे हैं हम, संख्या औसत अणुभार। जो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल जो बताया रफली समझाने के लिए, वो किसके लिए बताया था, संख्या औसत अणुभार। अब हम इसको कैसे बताएंगे, इसके अंदर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी पॉलीमर है, ठीक है, उसमें एकलक इकाइयाँ कितनी मान ली मैंने, ए बी सी, इस तरह से बहुत सारी एकलक इकाइयाँ मान ली। कितनी एकलक इकाइयाँ मान ली, एन। ठीक है, अब ये जो ए एकलक इकाई है इसकी संख्या मान लीजिए कितनी है, 100 है। इसकी एकलक इकाई कितनी है अपने पास, 200 है। ये अणु कितने हैं, ये हमने इसी तरह से मान लिए 300 और मान लीजिए इसको कितने मान लिए 100। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब हमें बेसिकली करना क्या है, ए का अणुभार कितना है मान लीजिए 50, इसका कितना है 40, इसका कितना है 30 और इसका कितना है 20। तो आप क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करके इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस अब यही हमें करना है। यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, सभी अणुओं की कुल सहती, मतलब अभी अणुओं का कुल द्रव्यमान कितना होगा यहाँ से। तो आपने क्या करा, 50 गुणा 100, 100 क्या है यहाँ पे संख्या है और 50 क्या है इसका अणुभार। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 1 मान लूँ तो N1, इसको M मान लूँ इसके गुणभार को तो M1। तो क्या हो गया N1 गुणा M1 प्लस दूसरे पे गए, ये वाला क्या हो गया, ये भी N है तो ये क्या हो गया N2 और इसका क्या हो गया M2। इसी प्रकार से N3 और ये M3। इसी प्रकार से हम आगे तक जाएं तो क्या लिख सकते हैं, Ni इंटू Mi। आई क्या है यहाँ पर, जैसे हम एकलक इकाइयों के प्रकार देख रहे हैं, यहाँ पे N1 की संख्या कितनी है, N2 की संख्या कितनी है, N3 की संख्या कितनी है, N4 N5, इसीलिए अंत तक मतलब जितनी भी लास्ट तक है उसको आई नाम दे दिया। N है संख्या, M है उसका अणुभार। और ये जो यहाँ पर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तथा अणुओं की संख्या। क्योंकि हमें औसत निकालना है तो ध्यान कीजिए, छोटी कक्षाओं में जो हम औसत पढ़ते थे तो बटा भाग किसका देते थे, संख्या का। तो ये N1 प्लस N2 प्लस N3 और आगे जाके क्या कर देंगे Ni। अब संख्या औसत अणुभार को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अणुभार का मतलब क्या होता है M, द्रव्यमान लिखते हैं हम
m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। अनुभार हो गया, मॉलिक्यूलर वेट m से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या मतलब नंबर मतलब n, औसत को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बार से। तो ये हो गया अपना संख्या, बार का मतलब औसत, m का मतलब अनुभार, बराबर इन सबको आपस में n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस डैश ni mi, n1 प्लस n2 प्लस n3, इसमें इसका क्या लगा देना है बच्चों, भाग लगा देना है। इसको रूप में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं सिग्मा, क्या लिखते हैं हम, सिग्मा या समेशन। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ा है हमने, तो वो क्या है हमारा ni mi बटा किसका भाग लगाना है, ni का। और यही फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि संख्या औसत अनुभार का सूत्र लिखिए। बच्चों दूसरा क्या है अपना, भार औसत अनुभार। भार औसत अनुभार किस लिखेंगे, भार मतलब वेट, वेट मतलब वजन, अनुभार मतलब m और औसत मतलब बार। ये हो गया अपना भार औसत अनुभार। अब आपने जो शुरू में लिखा था कि सभी अणुओं की कुल संहति NI लिखा था हमने, बस हमें अब वही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इसे भार औसत अनुभार है तो इन सब के अंदर हम अनुभार का गुणा और कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, तो ज़्यादा हम इसमें टिपिकल में नहीं जाएंगे, बस जो हमारा आया था। तो कुछ शॉर्ट रूट में अगर मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले अपना ये आया था समेशन NI mi अपॉन समेशन NI, यही आया था अपना। अपने को कुछ नहीं करना है, इस वाले अंक को जो है भार से गुणा कर देना है, mi को ऊपर गुणा कर देना है और mi को नीचे गुणा कर देना है। बस जो हमारा निकलेगा वही लिखना है, सभी अणुओं की कुल संहति। इसका मतलब n1 m1 लिखा था, याद होगा, फिर क्या लिखा था n2 m2 लिखा था, फिर क्या लिखा था n3 m3 लिखा था, और प्लस करके हमने यहाँ पर ni क्या लिख दिया था, mi। अगर सभी को आप m से गुणा करेंगे तो ये m1 स्क्वायर हो जाएगा, ये m2 स्क्वायर हो जाएगा, ये m3 स्क्वायर हो जाएगा और ये mi स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या लिखा था अपन ने, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस आगे जाके क्या लिखा था, प्लस ni। मैंने कहा था आपको mi से गुणा कर देना, i का मतलब है संख्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी है। अब यहाँ से गुणा किससे कर दिया, m1 से, इसको किससे कर दिया m2 से, इसको किससे कर दिया m3 से, और यहाँ किससे कर दिया mi से। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, mw बार का, वो सूत्र अपना बनेगा, इसको तो जोड़ कर दिया तो ni mi स्क्वायर अपॉन समेशन NI mi, ये अपना सूत्र बन गया। बस एक ही छोटे छोटे से सूत्र पूछे जाते हैं कि संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार का सूत्र। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए इसका न्यूमेरिकल है, किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अनुभार 20,000 तथा 40 अणुओं का अनुभार 40,000 हो तो mn भार तथा mw भार ज्ञात कीजिए। इसके आपको दोनों का सूत्र यूज करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, लेकिन सॉल्व आपको ही करना है। ये अपना सूत्र था, mn बार बराबर समेशन NI mi अपॉन समेशन NI। आपको करना क्या है बच्चों, आपको यहाँ पर जैसे अपना 20 अणु है, 20 तो हो गया n का मान, और अनुभार कितना हो गया 20,000, तो 20 गुणा 20,000 प्लस कितना है आगे n1, तो ये 40 गुणा 40,000 भाग कितना हो जाएगा NI mi, n1 कितना है 20 और n2 कितना है 40, तो 20 प्लस 40 आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से mw बार में क्या करना है आपको, ये वाला जो सूत्र है अपना, मतलब n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर अपॉन n1 m1 प्लस n2 m2, इसको आपको यूज करके मतलब आपको mw बार के लिए क्या करना होगा, n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर और n1 m1 प्लस n1 m2। चूंकि हमारे पास दो ही एकलक इकाइयाँ दी गई हैं तो आप इसके अंदर 1 और 2 को लेंगे, और 3 दी गई होती, अगर दो ही दी गई है तो 1 और ये 2 यूज में ले लिया, अगर 3 दी गई होती तो 3 तक ले जाते, 4 दी होती तो 4 तक ले जाते। तो अब आपको ये करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, जिसका जो अपने पास क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, वो केवल इनके फॉर्मूलाज का बनता है। अब अपने पास एक अपने पास टॉपिक और है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुपरिक्षेपण घातांक। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में PDI। PDI का मतलब क्या होता है,
पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI। सीधे पूछ लेते एग्जाम में कि PDI क्या चीज़ होती है, तो आपको ज़्यादा नहीं घबराना है, कुछ नहीं करना है। PDI बराबर भार औसत अनुभार, मतलब MW बार बटा MN बार, मतलब भार औसत अनुभार तथा संख्या औसत अनुभार का जो अनुपात होता है यही PDI कहलाता है। यदि किसी के भार औसत अनुभार तथा संख्या औसत अनुभार का मान समान है, यदि किसी बहुलक के लिए MW बार बराबर MN बार हो तो PDI का मान कितना जाएगा? 1। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन के लिए PDI का मान 1 होता है, क्यों? तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ। प्रोटीन के लिए PDI का मान 1 होता है, क्यों? तो आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि प्रोटीन के लिए संख्या औसत अनुभार तथा भार औसत अनुभार दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए PDI का मान क्या आएगा? 1 आएगा। सीधे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी क्या है, बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है? तो भार औसत अनुभार तथा संख्या औसत अनुभार का अनुपात PDI कहलाता है। अच्छा, यहाँ से अपना ये टॉपिक जो था बहुलकों के आणविक द्रव्यमान का कंप्लीट होता है। एक बार हम शॉर्ट में 5 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे एथीन बेस्ड पॉलीमर। जितने भी एथीन बेस्ड पॉलीमर है सबको लिख लेते हैं। एक सबसे पहला आता है पॉलीथीन, उसके बाद आता है अपना PVC, फिर आता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड, फिर आता है अपना या तो पॉलीप्रोपीन भी आप यहाँ से ले सकते हैं, एक अपना टेफ्लॉन भी इसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना पॉलीथीन में क्या होता है, मैंने आपसे कहा था केवल एथीन को याद कीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आपने आगे करा तो फिर क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से एग्जाम्पल में ये बन जाएगा आपका पॉलीएथीन। कितने मॉलिक्यूल हैं? N। PVC में क्या करना है, N मॉलिक्यूल लेने हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे क्या जाएगा Cl, वही इस तरह से कर देना है तो PVC बन जाएगा। यहाँ से Cl को हटाएंगे आप, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब CN को लगा देंगे, PP मतलब क्या है, पॉलीप्रोपीन, प्रोपीन मतलब एक और CH3 यहाँ से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से इसको आप बना देंगे, तो ये मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं कर रही हूँ, CH2 CH और ये Cl इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो पॉलीथीन एथीन बेस्ड कितने हैं, 1 2 3 4। ये अपना टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये यहाँ से आपने करा N मॉलिक्यूल है तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये बन गया टेफ्लॉन। F से याद कर लेंगे, इसके अंदर क्या होती है, फ्लोरीन होती है, तो ये N है। एक और यहाँ से रह गया अपना स्टाइरिन, इसको अगर पॉली लगा दोगे तो पॉली स्टाइरिन, स्टाइरिन आपको याद होगा C डबल बॉन्ड C और यहाँ क्या जाएगा C6H5। तो 1 2 3 4 5 6 बहुलक आप यहाँ से याद कर सकते हैं। स्टाइरिन आपको ध्यान होगा इस तरह से। तो इस अपन ने ये सब लगा दिए, इसमें Cl लगाया तो PVC, Cn लगाया तो PN, CH3 लगाया तो पॉलीप्रोपीन, F लगाया टेफ्लॉन, CCH5 लगाया तो पॉलीस्टाइरिन। ये आपके एग्जाम्पल हो गए इसके एथीन बेस्ड। अब इसके बाद एग्जाम्पल किसके आते हैं अपने पास, अब इसके बाद आएंगे अपने रबड़ वाले एग्जाम्पल। कौन से आएंगे, रबड़ वाले कौन कौन से एग्जाम्पल, सारे रबड़ मैंने आपको एक साथ लिखवा दी थी, वो आप इसके अंदर रबड़ में ध्यान रखेगा, प्राकृतिक, संश्लेषित और वल्कनीकृत, तीनों आप एक साथ लिख सकते हो रबड़ में। तो अगर अपन प्राकृतिक रबड़ लें तो कौन सी आएगी इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर आएगी अपनी पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, ये प्राकृतिक रबड़ आएगी। इसी के अंदर आप लेना चाहो तो गट्टा पार्चा भी हमने इसी के साथ पढ़ी थी। संश्लेषित रबड़ अब जितनी भी आएंगी वो सारी कौन सी होंगी, ब्यूना N, ब्यूना S, नियोप्रीन रबड़, ब्यूना N, ब्यूना S, और कौन सी आ जाएगी अपनी इसके साथ, PIB भी इसी में आ जाएगी, पॉलीआइसोब्यूटिलीन या पॉलीब्यूटाडाइन, ये भी इसी में आएगी, पॉलीब्यूटाडाइन। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको अपन। ब्यूना N की अगर बात करें तो 1,3-ब्यूटाडाइन, ये लग गया। एक ABS रबड़ भी इसी में ही है, एक्राइलोब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़, इसको NPR कहेंगे, इसको SBR और इसको ABS, एक्राइलोब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़। इसमें क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन तो इसमें भी है, 1,3-ब्यूटाडाइन इसमें भी आ जाएगा अपना।
नियोप्रीन में क्या आएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन ही लिखा मैंने, कुछ नहीं करा, बस इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। जबकि आइसोप्रीन की बात होती है तो ये अपने पास होता है और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, CH3। आइसोब्यूटिलीन की अगर हम बात करेंगे तो आपको किस तरह से लिखना है, 1 2 3 और डबल बॉन्ड क्या लगा देना है, C। पॉलीब्यूटाडाइन केवल यही हो जाएगा। ABS की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाइट्राइल रबड़ है तो ये हो गया CN, और S की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, C6H5। तो एक साथ आपने कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे हो गए, 6 ऊपर हो गए अपने पॉलीमर। ठीक है, अब इसके बाद कौन से आते हैं अपने, 2 हमने पढ़ लिए। देखो कैटेगरी हमने क्या क्या डिवाइड कर रखी है, एक तो हमने एथीन की कर रखी है, एक हमने रबर की कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। ठीक है, अब हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल वाले। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड वाले अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर 2 ही अपन बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो अपना बेकेलाइट है और एक अपना नोवोलैक है, बेकेलाइट और नोवोलैक। इसके अंदर पॉलीएथीन, PVC, PAN, पॉलीप्रोपीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। रबड़ में मैंने आपको बता दिए सारे, ब्यूना N, ब्यूना S। अब इसके बाद नायलॉन वाले ले लेते हैं। तो बच्चों नायलॉन में आपके 3 है, नायलॉन 6 नायलॉन 6 और नायलॉन 2, नायलॉन 6। मैंने किसी को भी रिपीट नहीं किया अब तक, जो हमने पढ़े हैं वही सारे लिखे हैं। अब इसके अंदर वो लिख लेते हैं, एक तो जैव निम्नीकृत बहुलक लिख लेते हैं सारे जो बायोडिग्रेडेबल है। जैव निम्नीकृत कौन कौन से बहुलक है, इसमें एक तो पॉलीलैक्टिक एसिड आ जाएगा, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल आ जाएगा, इसके साथ एक आपका कौन सा रह गया इसके अंदर, PHBV आ जाएगा। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, जैव निम्नीकृत बहुलक में आ जाएंगे। एक अपना कौन सा है, PLA PGA मतलब पॉलीलैक्टिक अम्ल, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट को हाइड्रोक्सी वैलेरेट आ जाएगा। इसके अंदर PHBV बता रखा है जिसके अंदर अपना 3-हाइड्रोक्सी एथिनोइक अम्ल और उसमें अपने पास ब्यूटानोइक अम्ल है। ठीक है, और PCl पॉलीकैप्रोलैक्टोन आ जाएगा। ये अपने पास जैव निम्नीकृत। अब एक इसके अंदर रह गया है, ये टेरिलीन है जो हमने किसी के अंदर नहीं रखा है क्योंकि इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल आता है अपना, और टरथैलिक अम्ल। कैसे ये पता रखा है, टेरी मतलब तो क्या बता रखा है, इसकी याद करने की ट्रिक सबसे अच्छी है बच्चों। देखो टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल प्लस ये तो टर से बन गया और लीन से क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। ये तो वैसे याद रह जाना आपको, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये सारा अपना बहुलक का बीच में आ गया कि यही बहुलक हमें पढ़ने हैं। आप भी जब रिवीजन करें तो इस तरह से रिवीजन करिएगा। PB का मतलब पॉलीब्यूटाडाइन है, इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इस कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में किसी की भी फुल फॉर्म आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो पॉलीमर के उपयोग है वो मैंने नहीं बताए थे आपको, तो पॉलीमर के उपयोग की मैंने एक अलग सीरीज तैयार की है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अंदर पॉलीमर के उपयोग में यहाँ मैंने एक सीरीज तैयार कर दी है, इसके अंदर आप रीडिंग मटेरियल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो मेन है उस पर मैं टिक मार्क लगा देती हूँ, जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपके यहाँ से जो लौ प्रतिरोधक है इसको पूछा जा सकता है ओजोन अपक्षय के लिए। और अब टेरिलीन वगैरह, ये टेरिलीन याद रखिएगा रेशियो होते हैं अपने पास, नायलॉन भी रेशियो होते हैं, नायलॉन 66 है, रेशियो के रूप में भी काम आता है, प्लास्टिक काम आता है। ये एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्विच बनाने में किसका यूज़ होता है। और टेफ्लॉन तो बहुत बार पूछा भी गया है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने, नॉन स्टिक वो होते हैं जिसपे खाना चिपकता नहीं है, जैसे हम वगैरह कुछ चीला या डोसा वगैरह बनाते हैं तो वो चिपकते नहीं है। ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है बर्तनों के ऊपर। और इनमें टाँका लगाने में, जो चिकित्सा क्षेत्र में टाँका लगाया जाता है सर्जरी में, उसमें पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल का यूज़ होता है। एक नियोप्रीन रबड़ और है जो इसके अंदर नहीं आया है, नियोप्रीन रबड़ का यूज़ होता है गैस्किट बनाने में, जो गैस्किट वगैरह होती है उनमें उसका यूज़ होता है। एक चीज़ और है, जो आपके आणविक बलों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो जाता है आपका। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है चैप्टर में, जिसमें आयनिक बहुलकीकरण है, उसकी मैकेनिज्म मैंने यहाँ से नहीं ली है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट ज़्यादा है। वो ऑर्गेनिक कंसेप्ट मैंने इसमें कोड नहीं किया है, बेसिकली न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, रिएक्शन वाइज पोर्शन मैंने ऑलमोस्ट कवर किया। तो आप रिवीजन करते रहिए, लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए अपनी। ठीक है, धन्यवाद।